हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यूक्लियोफाइल केमिस्ट्री। जैसा कि आप लोग सब लोग थंबनेल पर देख ही सकते हैं, हम इस चैनल पे वन बाय वन वो सारे टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं हमारे केमिस्ट्री सब्जेक्ट से रिलेटेड सारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चाहे फिर वो एग्ज़ाम DSSB PGT केमिस्ट्री का हो, चाहे वो IIT जैम का एंट्रेंस हो, या फिर CSIR नेट और गेट का एग्ज़ाम हो। तो चलिए हम वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं हमारे टॉपिक्स। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको जब भी नई वीडियो हम अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो हम शुरुआत करते हैं हमारे यूनिट नंबर 1 से, जो कि है केमिकल काइनेटिक्स। इसमें हम मूव करेंगे बेसिक टू एडवांस। लेफ्ट हैंड साइड पे हमने वो सारे बेसिक टॉपिक लिख रखे हैं जो हमने क्लास 12th में कवर किए थे, और राइट हैंड साइड पे हमने सारे वो टॉपिक लिख रखे हैं जो हमने BSc और MSc के टाइम पे पढ़े थे। पहले हम समझ लेते हैं केमिकल काइनेटिक्स से मतलब क्या है। दिस इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रिएक्शन रेट। ये हमारी केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो रिएक्शन के रेट्स को स्टडी करती है। अब दूसरा हमारा क्वेश्चन आता है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन वो चीज़ है जो हमें बताती है कि हमारे जो रिएक्टेंट या हमारा जो प्रोडक्ट है उसके मोलर कंसंट्रेशन में कितना चेंज आ रहा है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन। जैसा कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, चेंज इन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द स्पीशीज टेकिंग पार्ट इन अ रिएक्शन पर यूनिट टाइम। इसको हम इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, दैट इज़ रिएक्शन रेट इज इक्वल टू चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन बाय में टाइम टेकन फॉर द चेंज। जैसा कि यहाँ पे हमारे रिएक्शन लिखी हुई है, रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। तो अगर इस रिएक्शन के लिए हमें रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी है और वो भी विद रिस्पेक्ट टू में रिएक्टेंट, तो हम कैसे लिखेंगे। हम जानते हैं जो रिएक्टेंट है उसकी जो कंसंट्रेशन है टाइम बाय द टाइम क्या होगी, डिक्रीज होगी, और जो प्रोडक्ट है उसकी कंसंट्रेशन टाइम के साथ क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो इसी को हम नज़र में रखते हुए लिखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू आर। आर मीन्स रिएक्टेंट, क्या होगा, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय में टाइम टेकन फॉर दिस डिक्रीज। और अगर इसी चीज़ को हमने प्रोडक्ट को देखते हुए लिखना होता तो हम क्या लिखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन फॉर प्रोडक्ट इज इक्वल टू इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय टाइम टेकन फॉर द इंक्रीज। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अब एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ स्पीशीज बाय टाइम टेकन फॉर द चेंज। तो आपको याद ही होगा, जब भी हम किसी चीज़ का एवरेज निकालते हैं तो हम क्या लेते हैं, फाइनल पोजीशन। जब हम पढ़ते थे फिजिक्स में, हम कैसे निकालते थे एवरेज, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन में टाइम टेकन। क्योंकि रेट लिख रखा है तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे, चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द स्पीशीज बाय में टाइम टेकन। और वो चेंज हम कैसे निकालेंगे, जो कंसंट्रेशन है हमारे रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की फाइनल टाइम पे, और जो कंसंट्रेशन है हमारे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की इनिशियल टाइम पे, उनका हम डिफरेंस लेंगे और उसको टाइम के डिफरेंस से डिवाइड कर देंगे। तो इससे हमें हमारा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ पे लिख रखा है, लेट x1 बी द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A एट टाइम t1। T1 यहाँ पे हमने ग्राफ से डिनोट कर रखा है। हमने यहाँ पे जो y एक्सिस है वहाँ पे हमने कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ले रखी है, और देखिए ये स्लोप हमें बता रहा है कि रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है बाय द टाइम क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। सपोज कीजिए कि x1 हमारी वो कंसंट्रेशन है जब हमने रिएक्शन स्टार्ट करी थी, दैट इज़ टाइम t1 पे, और x2 वो कंसंट्रेशन है जब हमारी रिएक्शन आगे प्रोसीड कर रही है, दैट इज़ टाइम t2 पे। तो हम इसमें एवरेज कैसे निकालेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय में चेंज इन टाइम। जो टाइम के दौरान हमारे पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज हुई है वही हमें क्या बताएगी, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बताएगी। तो हमने पीछे वाले पेज पे हमने यही देखा था कि रिएक्टेंट के विद रिस्पेक्ट टू में अगर हमें रेट ऑफ रिएक्शन लिखना होता है तो हम आगे क्या लगाते हैं, माइनस का साइन। माइनस का साइन क्या डिनोट करता है, माइनस का साइन हमें बताता है कि जो हमारे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो टाइम के साथ डिक्रीज़ हो रही है। और हम एवरेज कैसे निकालते हैं,
फाइनल माइनस इनिशियल। और ग्राफ से हमें ये पता चल रहा है जो फाइनल कंसंट्रेशन है हमारे रिएक्टेंट की वो टाइम के साथ क्या हो गई है, डिक्रीज़ हो गई है। और हमारी जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो जब हम x2 माइनस x1 निकालेंगे तो ये हमारे पास कोई नेगेटिव वैल्यू आएगी, और नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव क्या बन जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू। और T2 माइनस T1 क्या आएगा हमारे पास, चेंज इन टाइम। तो ये जो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है ये क्या आएगी हमारे पास, डेल्टा x अपॉन में डेल्टा t। डेल्टा हमें बताता है चेंज। और देखिए x1 ऑलवेज ग्रेटर देन x2 इन केस ऑफ रिएक्टेंट, क्योंकि रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन हमेशा ज़्यादा होती है। तो इससे हमें ये पता चलता है, यहाँ पे हमने नीचे लिख रखा है, दैट इज़ रेट ऑफ रिएक्शन फॉर अ रिएक्शन इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। चाहे हम यहाँ पे माइनस का साइन ही क्यों ना लगा रहे हों, लेकिन जब हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन आता है वो क्या आता है, हमेशा पॉजिटिव आता है। यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिख रखा है कि सपोज़ कीजिए हमारे पास जो हम रिएक्शन लिखी हुई है हमने उसको बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, सारी रिएक्शन को बैलेंस कर दिया है। तो जब भी हम रिएक्शन को बैलेंस करते हैं आगे किसी न किसी कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं। ये रिएक्शन दे रखी है एग्जाम्पल के लिए, ए प्लस बी गिव्स यू सी प्लस डी। इस रिएक्शन के लिए अगर हमें रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, हमें पता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन हम कैसे लिखते हैं। अगर हमें रिएक्टेंट के विद रिस्पेक्ट टू में लिखना है हम आगे क्या लगाएंगे, माइनस का साइन, और क्या लिखेंगे, डेल्टा ए अपॉन में डेल्टा टी। डेल्टा ए मतलब कि A2 माइनस A1, ठीक है। और आगे हमने किससे डिवाइड किया है, कोफिशिएंट से। जो ए के आगे कोफिशिएंट लगा हुआ है हमने उससे डिवाइड कर दिया है इसकी वैल्यू को। और इसी तरह से बी के रिस्पेक्ट में क्या से लिखेंगे, -1 अपॉन बी डेल्टा बी अपॉन में डेल्टा टी। और प्रोडक्ट ए विद रिस्पेक्ट में क्या लिखेंगे, प्लस। प्लस क्यों रखा हमने, क्योंकि टाइम के साथ हमारी जो कंसंट्रेशन है प्रोडक्ट की वो इंक्रीज़ हो रही है, इस वजह से हमने आगे क्या लगाया है, पॉजिटिव साइन लगाया है। और यहाँ पे भी हमने प्रोडक्ट के जो हमने सी के आगे जो कोफिशिएंट सी लिखा हुआ है स्मॉल सी, उससे हमने इसको डिवाइड किया है। वही केस होगा हमारे अगर हम विद रिस्पेक्ट टू में डी लिख रहे हैं हमारा प्रोडक्ट, तो हम क्या करेंगे, +1/d डेल्टा डी अपॉन में डेल्टा टी। तो ये बनेगी हमारे पास ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन। ऊपर देखिए एग्जांपल लिख रखा है हमने कि हमने फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया की रिएक्शन लिख रखी है N2 + 3H2 gives 2NH3। इस रिएक्शन के लिए अगर हमें रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी है तो हम कैसे लिखेंगे, माइनस डेल्टा N2 अपॉन में डेल्टा टी, अगर हमें N2 के विद रिस्पेक्ट टू में रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी है। अब यहाँ पे इसका कोई कोफिशिएंट नहीं है, इस वजह से यहाँ पे हमने किसी चीज़ से डिवाइड नहीं किया है। और अगर आप लिखना चाहते हैं तो 1/1 लिख सकते हैं, जिसकी वैल्यू 1 ही होती है, इस वजह से हमने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है। फिर अगर हमें विद रिस्पेक्ट टू में H2 लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, -1/3 डेल्टा H2 अपॉन में डेल्टा टी। और हमारे प्रोडक्ट के विद रिस्पेक्ट टू में लिखना है तो क्या लिखेंगे, 1/2 डेल्टा NH3 अपॉन में डेल्टा टी। ये हमने क्यों कोफिशिएंट से डिवाइड किया है, क्योंकि हमने ये नीचे वाले एग्जांपल से देख ही लिया है कि जब भी हमें रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी होती है किसी भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के लिए हम हमेशा उसके कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक पे, जो कि है इंस्टेंटेनियस रिएक्शन रेट। आप लोगों में से बहुत सारे लोग इस चीज़ में कंफ्यूज होंगे कि हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन भी पढ़ते हैं और हम इंस्टेंटेनियस रिएक्शन रेट भी पढ़ते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो हम क्वेश्चंस में देखते हैं वो हम इंस्टेंटेनियस रिएक्शन रेट का यूज़ करके आंसर निकालते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारा जो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है वहाँ की एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन ये है कि जो एवरेज रिएक्शन रेट है इट डज़ नॉट गिव द ट्रू रेट ऑफ अ रिएक्शन, ठीक है। जो एवरेज रेट है इट डज़ नॉट गिव अ ट्रू पिक्चर ऑफ रिएक्शन रेट। अब उसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए हम हमारा जो टॉपिक है इंस्टेंटेनियस रिएक्शन रेट उसको स्टडी करेंगे। वन शुड नो द रेट ऑफ रिएक्शन एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रिएक्शन रेट हमें किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जबकि वो रिएक्शन हो रही है हमें उस रिएक्शन के रेट के बारे में बता सकती है। और इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, इसको हम लिखते कैसे हैं, यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल दिया हुआ है। जैसे ए हमारा एक रिएक्टेंट है और स्मॉल ए है इसका कोफिशिएंट, ये कन्वर्ट हो रहा है बी प्रोडक्ट में।
और स्मॉल बी है इस प्रोडक्ट बी का कोफिशिएंट। अब इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए हम कैसे लिखेंगे? यहाँ पे जो इंस्टेंट रेट है उसको हम, जो चेंज हम लिखते होते हैं चेंज इन द मोलर कंसंट्रेशन, उसको हम स्मॉल डी के फॉर्म में दिखाएंगे, और चेंज इन टाइम जो होता है उसको भी हम स्मॉल डी की फॉर्म में दिखाएंगे। जब एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिखते थे तब हम क्या लिखते थे? डेल्टा ए अपॉन में डेल्टा टी। बट इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन के केस में हम क्या लिखेंगे? डी ए अपॉन में डी टी। ये जो हमने आगे लिख रखा है ये इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू में रिएक्टेंट लिख रखा है, तभी जब भी हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का चेंज लिखते हैं हम आगे क्या लिखते हैं? नेगेटिव। नेगेटिव क्यों लिखते हैं? कि जो कि हमारे पास जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की वो बाय द टाइम डिक्रीज हो रही है, लेकिन जो हमारी ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो पॉजिटिव ही आएगी। क्यों आएगी पॉजिटिव? क्योंकि हम जानते हैं जो इनिशियल कंसंट्रेशन हमारे रिएक्टेंट की होती है वो क्या होती है? हमेशा ज़्यादा होती है। और हम क्या करेंगे? A2 माइनस A1, और हमारे पास A2 माइनस A1 का जो आएगा वो हमेशा नेगेटिव में आएगा, तो इधर नेगेटिव क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। इस वजह से ओवरऑल जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या आएगी हमारे पास? पॉजिटिव ही आएगी। और हम इसको कोफिशिएंट से तो डिवाइड करते ही करते हैं, तो वो याद रखिएगा, आप भूलना मत कि जब हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं तब हम कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं। और अगर हमें प्रोडक्ट बी के विद रिस्पेक्ट में लिखना होगा तो हम आगे क्या लिखेंगे? प्लस डी बी अपॉन में डी टी। प्लस का साइन चाहे आगे ना लिखिए चाहे लिखिए, इसका मतलब यही होता है, अगर साइन नहीं भी लिखा होता तो ये तो जनरल है कि हम, ये क्या वैल्यू है हमारे पास? पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब जो कंसंट्रेशन है बी की वो क्या हो रही है? बाय द टाइम इंक्रीज हो रही है, और हम इसको इसके कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे। तो ये है हमारे पास ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन। और कौन सी रेट ऑफ रिएक्शन है? इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन। और इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन बेटर होती है देन एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे हम किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे रिएक्शन का रेट डिटरमाइन कर सकते हैं। अब आगे हमने एक पॉइंट दिया हुआ है दैट इज़ रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी। अपीयरेंस का मतलब अपीयर कौन हो रहा है? हमारा प्रोडक्ट हो रहा है। और डिसअपियर कौन हो रहा है? हमारा रिएक्टेंट बाय द टाइम डिसअपियर हो रहा है। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि जो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी है इज़ ऑलवेज इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। और इसको हम लिखते कैसे हैं? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए इज इक्वल टू में माइनस डी ए अपॉन डी टी, और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी इज इक्वल टू में डी बी अपॉन में डी टी। अब जो भी हमने पीछे जितना भी टॉपिक अभी तक पढ़ के आए हैं, जो भी हमने फॉर्मूलाज पढ़े हैं, आप अपनी कॉपी पे एक साइड पे लिख लीजिएगा। और इसके बाद ये जो मैंने 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं इनको या तो आप लिख भी सकते हैं, और अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं। और शुरुआत करते हैं इसके सॉल्यूशन से हम। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है अ केमिकल रिएक्शन, और रिएक्शन लिख रखी है दैट इज 2A gives 4B plus C, और द कंसंट्रेशन ऑफ B is found to increase by 5 into 10 raised to power minus 3 mol per liter in 10 second. कैलकुलेट रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ B। और सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A। पहली बात तो हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखी है? जो बी की कंसंट्रेशन में चेंज आ रहा है, इंक्रीज हो रही है ना, और हमें पता है जो प्रोडक्ट होता है उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है। कितनी इंक्रीज हो रही है? 5 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 मोल पर लीटर इन 10 सेकेंड। तो हमारे पास चेंज इन कंसंट्रेशन दैट इज डी बी अपॉन में डी टी। टाइम क्या दे रखा है? 10 सेकेंड, तो डी बी अपॉन में डी टी कर देंगे, क्या आएगा? 5 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 बाई में 10। तो हमें चाहिए रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। तो पहले हम ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हैं इसकी। हम जानते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, और हम क्या यूज़ करते हैं? हमेशा आपने क्वेश्चंस में देखा होगा हम इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन की फॉर्म में लिखते हैं। कैसे लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू में? ए माइनस 1/2 डी ए अपॉन में डी टी। और b के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 1/4 डी बी अपॉन में डी टी।
जैसा कि आप देख सकते हैं हमने ऊपर दो फॉर्मूला लिख रखे हैं, द रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस किसका, ए का, और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी हम कैसे लिखते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी बाय में चेंज इन टाइम। तो हमारा यहाँ पे पहला क्वेश्चन यही है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी। तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी कैसे लिखते हैं, डी बी अपॉन में डी टी। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डी बी अपॉन में डी टी। ये हमें क्या बताता है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी क्या आ जाएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी, और हमें बी की कंसंट्रेशन दे रखी है, दैट इज़ 5 × 10⁻⁻³ और टाइम क्या है हमारे पास 10 सेकेंड्स है। तो यहाँ से हम रिएक्शन की रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी निकाल सकते हैं। क्या आ गया हमारे पास, 5 × 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। और यहीं से हम रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए भी निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे पास ये रिलेशन है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, -1/2 डी ए अपॉन डी टी किसके इक्वल है, 1/4 डी बी अपॉन में डी टी। हम यहाँ से डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ डी ए निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 हमारा इधर चला जाएगा, क्या बन जाएगा, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2/4 और डी बी बाई डी टी की वैल्यू क्या है हमने यहाँ से निकाल रही है, क्या ले आया है, 5 × 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर। तो हमारे पास जो माइनस डी ए अपॉन में डी टी की वैल्यू क्या आएगी, 1/2 × 5 × 10⁻⁻⁴ क्या वैल्यू आई हमारे पास, 2.5 × 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो ये था हमारे दोनों क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या था, 5 × 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड, और क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या था हमारे पास, 2.5 × 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। फिर हम देखते हैं हमारा जो सेकंड क्वेश्चन दे रखा है हमने इसमें, दैट इज एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर एंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ऑक्सीजन इन द फॉलोइंग रिएक्शन। हम कैसे बताएंगे रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ऑक्सीजन। सबसे पहले हम लिखेंगे इसकी रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे हम। रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे हम, विद रिस्पेक्ट टू में H2 लिख दें, -1/2 डी H2 अपॉन में डी टी इज इक्वल टू में -d अपॉन डी टी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ, और ये किसके इक्वल आ रही है, +1/2 डी H2 अपॉन में डी टी। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर एंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ऑक्सीजन। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ऑक्सीजन और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हमारे पास क्या है, वाटर, इन दोनों में कैसी रिलेशन है। तो ये हम यहाँ से एक रिलेशन निकाल सकते हैं कि ये दोनों क्या हैं। अगर रेट ऑफ रिएक्शन अगर दोनों की लिखी जाए विद रिस्पेक्ट टू में बोथ, तो हम इनको इक्वेट कर सकते हैं। हमारे पास क्या आ गया, -d O2 अपॉन में dt किसके इक्वल आ गई है हमारे पास, 1/2 डी H2O अपॉन में dt। और यहाँ पे हम निकाल सकते हैं दैट इज़ रेट ऑफ फॉर्मेशन, ये हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ वाटर है और ये हमारे पास क्या है, डिसअपीयरेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये कैसे रिलेट है, हम 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो क्या हो सकता है, हमारे पास यहाँ पे इसका 2 टाइम्स आ जाएगा हमारे पास 2, और कैसा है माइनस, ओके। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे जो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जो वाटर है वो किसके इक्वल आ गया, 2 टाइम्स ऑफ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये था हमारा आज का टॉपिक और हमने इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन भी करके देख लिए हैं। तो आप प्लीज़ घर पे ये टॉपिक अपना पढ़िएगा, इसको रिवाइज कीजिएगा और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस करके देख लीजिएगा, तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्योंकि सिर्फ सुनने से हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, जब तक हम उन क्वेश्चंस को अपने हाथों से प्रैक्टिस नहीं कर लेते हमारा कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो सकता। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।